जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईयर 2019 में हमने करंट अफेयर के रूप में यानी कि दैनिक समसामयिकी के रूप में एक मुहिम चालू की थी जो महज 1 साल तक ही चल पाई। उसके कारण भी आपको मालूम होंगे। तो कितने बच्चों को याद है हमारे करंट अफेयर का सेशन? कितने बच्चों को याद है करंट अफेयर सीरीज जो हमने चलाई थी? किसी को याद नहीं है? हैंड रेज कीजिए जिन बच्चों को याद है हमने करंट अफेयर की सीरीज चलाई थी। इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो बच्चे पास आउट हो चुके हैं और ये सारे नए बच्चे हैं। क्या सभी नए बच्चे हो गया? करंट अफेयर की हमने सीरीज चलाई थी, खैर कोई बात नहीं। लेकिन अब मैंने आपके लिए एक नई योजना, एक नया प्लान बनाया है। तो क्या आप जानना चाहोगे वो नया प्लान क्या है? लेकिन मेरी एक शर्त है, मंजूर है? कहो तो बताएं शर्त। मेरी शर्त ये है कि कम्युनिकेशन 1 वे नहीं 2 वे होगा। मैं भी बोलूंगा, पार्टिसिपेट करूंगा और आप भी पार्टिसिपेट करोगे। बोलो मंजूर है? चलो आज का टॉपिक बताएं। इससे पहले मैं आपको हिंट देना चाहता हूं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो हिंट में पहले बच्चों ये है कि अभी सभी ध्यान से सुनना, टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हिंट ये है 6 फरवरी 2023 यानी मंडे को एक नहीं बल्कि ऐसे 2 देश थे जहां पे कोई एक ऐसी घटना घट गई थी। वो डिजास्टरस घटना भी हो सकती है जिसको हम त्रासदी कहते हैं, वो भी हो सकती है। और मंडे का दिन था। तो बोलो कौन सा देश था, कौन से 2 देश थे और कौन सी घटना घटी थी? ये बताओ। आंसर देने के लिए हैंड रेज करना पड़ेगा। आंसर देने के लिए हैंड रेज करना पड़ेगा सभी को। अनीता मैम माइक पे बोलेंगे, माइक पे प्लीज। एक बार जोरदार ताली अनीता मैम के लिए। तो मैम वहां पे क्या हुआ था? वहां पे दोनों में वही हुआ था, अर्थक्वेक दोनों में भूकंप आया था। एक बार जोरदार ताली मैम बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को पेश किया जाए आप सब बच्चों के लिए। मैं अभी पिछले तमाम दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा था असेंबली को। मैं सोचा था असेंबली को थोड़ा लाइव बनाया जाए, थोड़ा लाइवली बनाया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स, अब आपको टॉपिक तो मालूम चल ही गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, अर्थक्वेक। इससे पहले मैं अर्थक्वेक पे आऊं, हम तुर्की के बारे में कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। तो तुर्की के बारे में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद में मैं मैप भी बताऊंगा आपको बेहतरीन तरीके से। ऐसा मैप आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। अभी अपन यहीं पे लाइव परफॉर्मेंस करेंगे, मैप स्टडी कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये बताइए कि जो तुर्की है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, और उसकी सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी बच्चे को तुर्की के बारे में मालूम है तो बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हो। मैंने कहा था ना 2 वे कम्युनिकेशन होगा। कोई बताना चाहता है तुर्की के बारे में? चल, तुर्की की करेंसी क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ तुर्की? चलो मैं बता देता हूं बच्चों। तुर्की की जो करेंसी है वो लीरा है। क्या है? लीरा। वहां की कैपिटल क्या है? तुर्की की कैपिटल अंकारा है। ये आपको याद है। तो एक बात बताओ, कैपिटल अंकारा तो सबसे बड़ी सिटी अंकारा ही है क्या? सबसे बड़ी सिटी अंकारा ही है? नहीं, जरूरी नहीं है कि जो सिटी सबसे बड़ी हो वही कैपिटल हो। इसके 2 एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अंकारा जो है ना वो तो कैपिटल है, लेकिन सबसे बड़ी सिटी है वो है इस्तांबुल, जो किसी टाइम पे पहले कैपिटल हुआ करती थी तुर्की की। अच्छा, ये गुड़िया बताना चाहती है। यस, क्या बताना चाहते हो? वो पहले थी ना इस्तांबुल, इसलिए पहले कैपिटल इस्तांबुल थी, बाद में चेंज हो गई। मेट्रोपोलिटन। बहुत बड़ा क्वेश्चन था इनका, वेरी गुड। ऐसे यूएई जो कंट्री है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, उसकी सबसे बड़ी सिटी तो दुबई है, लेकिन क्या कैपिटल है क्या? नहीं, कैपिटल क्या है? अबू धाबी है उसकी। एक बात तो ये होगी। अब आगे के मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो तुर्की है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये भी तो पता होना चाहिए कि वर्ल्ड पे इसका लोकेशन है कहाँ पे। इसकी लोकेशन कहाँ पे बच्चों? मिडिल ईस्ट कंट्री में आती है। किस में आती है? मिडिल ईस्ट कंट्री में इसकी लोकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर वो अरबी कंट्री वाले रीजन में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एशिया में भी आती है और यूरोप में भी आती है। अब तुर्की के अलावा ऐसा कौन सा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है? रशिया। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? दीपिका के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत बढ़िया। रशिया। अभी इसकी लोकेशन की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एशिया जो कॉन्टिनेंट में जो ये कंट्री है वहां पे तो एनाटोलिया प्लेट्यू है। कौन से प्लेट्यू पे लोकेटेड
प्लेटो क्या है? बाल्कन, बाल्कन प्लेटो। ये एनाटोलिया में आगे भी जिक्र करूंगा, इसलिए इसको याद रखना, एनाटोलिया के बारे में हमने अभी जिक्र किया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर, मैप के ऊपर। तो मैप तो हमारा दाएं हाथ का खेल है, बोलो कैसे? अभी बताते हैं कैसे। सभी अपने हाथ को, दाएं हाथ को, जो राइट हैंड है उसको आगे करो, ऐसे करो, जैसे बुक पढ़ते हो वैसे करो, जैसे बुक पढ़ते हो ना बच्चों, ऐसे पढ़ते हो, हाथ को ऐसे करो, अंगुलियां पास होनी चाहिए। माँ का आशीर्वाद, माँ ऐसे आशीर्वाद देती है, तो उस हिसाब से हाथ को रखो, माँ का आशीर्वाद याद रखो, ठीक है। अब क्या करोगे, जो आपकी अंगुली है वो क्या है? नॉर्थ है। बुक, बुक जो होती है, बुक के ऊपर ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है? नॉर्थ का होता है। उसके ऑपोजिट में क्या क्या होता है? अभी खुद ही अपने हाथ को देखो, उसके ऑपोजिट में क्या है? साउथ। अंगूठा जिधर है वो ईस्ट है, और जो छोटी वाली उंगली है उस तरफ क्या है? वेस्ट है। अब इसको हम घड़ी में तब्दील करते हैं, किसमें? इसको 3D बनाते हैं। कैसे? घड़ी में अच्छे से समझ में आएगा। जो घड़ी होती है हमारी वॉच होती है, हम जब भी चलते हैं, करंट अफेयर में भी मैं आपको ये बताता था, हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, नॉर्थ से शुरू करके पूरा राउंड लेते हैं। तो घड़ी की दिशा में आप अंगुली भूल जाओ, अंगुली गायब हो गई, अब सिर्फ हथेली को देखो। हथेली को देख रहे हो सभी बच्चे? तो अब हथेली में आप एक काम करो, हथेली पे फोकस करोगे तो अंगुली वाली साइड आप सेंटर पॉइंट आप हथेली का बना लो, सेंटर पॉइंट बना लो कोई भी, वो तुर्की है। वो क्या है? तुर्की। अभी हम यहीं पे बैठे बैठे घूम लेंगे पूरे कंट्री को, कैसे? वो तुर्की हो गया। समझ में आ गई बात आपको? अब आप क्या करोगे, 12 किधर बजते हैं? नॉर्थ की तरफ, अंगुली की तरफ 12 बजेंगे ना घड़ी में, और उसके जस्ट ईस्ट साइड में बजेंगे तो 3 बजेंगे, उसके साउथ में बजेंगे 6, और उसके वेस्ट में बजेंगे 9। ये 4 कांटों पे फोकस करना है, बाकी 8 लोकेशन बताऊंगा अभी आप क्या करोगे, नॉर्थ में, तुर्की के नॉर्थ में बोलो तो 12 बजे की तरफ देखो, 12 बजे की तरफ समझ गए? उंगली की तरफ देखो। तुर्की के जस्ट ऊपर कौन सा सी है? ब्लैक सी। कौन सा सी है? ब्लैक सी। अब हम कंट्री की बात करेंगे, 2 समुद्र आएंगे जिसमें ब्लैक सी कवर हो चुका है। अब सबसे पहले घड़ी का 1 और 2 में बता दूं, जो कांटा होता है ना 12 से 3, उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। मैथ वाले सब अच्छे से समझ रहे होंगे। 1 और 2, 1 और 2 जो कांटा होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएगा। किधर आएगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जहां पे घड़ी का कांटा 4 और 5, इसको फील करो, अपने हाथ को देकर फील करो। थोड़ा भी शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगी। 4 और 5 पे कौन सी साइड आएगी? साउथ ईस्ट आएगी, और 6 में आएगा साउथ डायरेक्शन, और 9 वेस्ट की तरफ आ जाएगा। अब 1 पे कौन सा देश बैठा हुआ है? जॉर्जिया। कौन सा कंट्री है? जॉर्जिया। 1 पे बैठा तो किधर होगा? नॉर्थ ईस्ट में हो गया ना जॉर्जिया, किसके? तुर्की में, तुर्की सेंटर में था। अच्छा 2 पे कौन सा आएगा? 2 पे आएगा अर्मेनिया, 3 पे आएगा अजरबैजान। भाईजान कहां पे बैठे हुए हैं? भाईजान 3 पे बैठे। कौन से भाईजान? अजरबैजान 3 पे बैठे हुए हैं। चौथा आएगा साउथ ईस्ट की तरफ आ जाएगा, 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट पे कौन सी कंट्री आएगी? ईरान। 5th पे आएगी इराक, वो भी साउथ ईस्ट में आ जाएगा, और 6th पे आएगा सीरिया, वहां पे भी भूकंप आया था जैसे मैम ने भी बताया था। ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया। अरे बोलो चमका कि नहीं चमका? आया समझ में? ये तो बेसिक जानकारी हुई अभी तुर्की की। अभी हम बात करेंगे कि आखिर अर्थक्वेक आता क्यों है? अर्थक्वेक आता क्यों है? मेरे साथ एक गुड़िया है, इनको मैंने 1 मिनट में डेमोस्ट्रेट 1 मिनट में सिखा दिया है। आपका नाम क्या बेटा? आचल राठौर, 9th। एक बार आचल राठौर का हौसला बढ़ाने के जोरदार क्लैपिंग। तो आचल थोड़ा सा, ये अर्थ है, ये क्या है? अभी अर्थ को एक अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? विजुअलाइजेशन करते हैं ना अपने आप में सब कुछ, तो ये अर्थ है। हम जहाँ पे रहते हैं उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। सबसे पहले बेसिक जानकारी, हम जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। बाकी यहाँ पे जो 8th क्लास से लेकर 11th क्लास तक के बच्चे हैं उनको और भी अच्छा कनेक्ट होगा, जो आपके टीचर्स ने आपको बिल्कुल समझाया होगा। तो सबसे ऊपर वाला जो क्रस्ट, जो सबसे ऊपर का लेवल होता है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसको 3 भागों में बांट लो। इसको, इसे सभी को दिख रहा है? इसको 3 भागों में बांट लो, 33.5%, 33.5, 33.5, 100% हो गया अपने आप में। ठीक है, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर वाला लेवल होता है क्रस्ट। उसके बाद में आता है मेंटल, उसके बाद में आता है कोर। सीएमसी से याद कर लो, क्या दिक्कत है? सीएमसी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, हम कहाँ पे रखते हैं? टॉप पे रखते हैं, मतलब ये अपनी सरफेस है। इतना आपको सब क्लियर हो गया? अब ये अर्थ को एक जनरेट कैसे होता है? मेंटल यानी कि बीच वाले गेम तो भी चलेगा, क्रस्ट और मेंटल में चलेगा गेम। अब यहाँ से मेंटल है, इसको फील करो, यहाँ से देख के थोड़ा दिखेगा नहीं, हालांकि इसको जूम भी नहीं कर सकते। अपना थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसकी साइज काफी छोटी है, बट एंड टाइम में इसको थोड़ा डिसाइड किया। तो बच्चों मेंटल है, तो मेंटल से एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी साइंस के बच्चों को अच्छे से पता है, साइंस के टीचर ने बता रखा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड।
तो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। बोले किसके रूप में, फिर मैं कहूंगा कि वेव के रूप में। तो सर वेव कौन सी होती है, फिर मैं बोलूंगा कि वेव है वो है सिस्मिक वेव। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिस्मिक वेव। अच्छा सिस्मिक वेव कहाँ जाएगी, मेंटल से क्रस्ट की तरफ जाएगी। कोई चीज प्रेशर बनाएगी तो नीचे से ऊपर की तरफ बनाएगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट हो गया। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है बच्चों, अब आगे महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे कि मैंने सिस्मिक वेव आपको बताया, उसी हिसाब से सिस्मोग्राफ क्या होता है। सिस्मोग्राफ होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को मेजर करता है। अच्छा सिस्मोग्राफी क्या होता है, सिस्मोग्राफी उस प्रोसेस को कहते हैं जो उसको मेजर करता है। तो फिर सिस्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इसकी स्टडी करते हैं। ये सारे इसके क्लियर हो गया। अब मैं तुर्की में भी आऊंगा कि तुर्की में कितना रिक्टर स्केल का किस हिसाब से क्या है। उससे पहले जो मेंटल है ना, जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिन होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिन होता है उसको कहते हैं एपिसेंटर। क्या कहते हैं, एपिसेंटर। उसी का ही दूसरा नाम है फोकस। क्या है, फोकस। तो सभी का फोकस बन रहा है, नहीं बन रहा? तो फोकस कहां से स्टार्ट हुआ, मेंटल से। किधर जाएगा, क्रस्ट की ओर, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये क्या क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट हो गया। इतना सभी के क्लियर हो गया ना, समझ गया? तो जो मैंने आपको बताया एपिसेंटर, एपिसेंटर से ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं क्रस्ट में क्या बोलेंगे, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर वो जगह होती है जहां पे अर्थक्वेक, मैक्सिमम अर्थक्वेक को ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जिस जगह पे होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपोसेंटर। अब अगर आप पे कुछ कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ बच्चे सोचेंगे सर एग्जाम में उल्टा कर दिया तो कर ही नहीं सकते, बोलो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। मैंने क्या कहा, ई और एफ, ई फॉर एपिसेंटर, एफ और फोकस। ई से ऊपर, ई के बाद में एच आता है, पहले आता है हाइपो, एच बाद में आता है। तो नीचे से ऊपर जाओ, एच बाद में आएगा। तो हमेशा हाइपोसेंटर एपिसेंटर से ऊपर रहेगा। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि अर्थक्वेक ओरिजिन कैसे होता है, क्या रीजंस है अर्थक्वेक के। अब फैक्ट्स की बारिश कर देते हैं थोड़ी सी। फैक्ट्स की बारिश में ये है बच्चों कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या होती है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बोले तो इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, कितनी मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया। अभी तुर्की की बात करें तो वहां पे जो एपिसेंटर बना है वो कौन सी प्लेट में बना था, वो थी अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट थी, अरेबियन प्लेट। उसके पास में और कौन कौन सी प्लेट है, अरेबियन प्लेट के साउथ वेस्ट में कौन सी है, अफ्रीकन प्लेट है। उसके ऊपर कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। और मैंने अभी क्या बताया, अनाटोलिया प्लेटू। प्लेटू की जगह प्लेट लगा दो, प्लेटू की जगह प्लेट लगा दो, तो अनाटोलिया प्लेटू प्लेट, वो हो गया। ये बात होगी। अब इंटेंसिटी की बात करें तो इसका मैं उदाहरण, एक बेहतरीन उदाहरण से समझाता हूँ। इसके दो पैमाने पे नापा जाता है। कितने पैमाने पे मेजर किया जाता है, दो स्केल पे। पहला होता है रिक्टर स्केल, कौन सा, रिक्टर स्केल। और दूसरा होता है मर्केली स्केल। तो सर इसमें से महत्वपूर्ण कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा? इसमें बच्चों महत्वपूर्ण है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल को ज्यादा यूज किया जाता है। और मर्कुरी स्केल सिर्फ छोटा मोटा ट्रेमर्स जो झटके महसूस करते हैं इंटेंसिटी के साथ, उसके लिए मेजर होता है मर्कुरी स्केल। अच्छी बात है। उसके बाद में ये होता है कि ये कितने इसमें मार्किंग होती है, इसमें 10 गियर होती है, 10 मार्किंग। इसको मैं गियर क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी समझ में आया। जैसे हमारी गाड़ी होती है, आजकल की गाड़ियों में कितने गियर होते हैं, 6 गियर होते हैं मैक्सिमम। तो गाड़ी के 6 गियर होते हैं। तो 6 गियर तक गाड़ी सेफ है। जैसे कि आप पहला गियर डालोगे तो गाड़ी की ज्यादा स्पीड आएगी, या छठा गियर डालोगे तो ज्यादा स्पीड आएगी, छठा डालोगे तो ज्यादा स्पीड आएगी। तो स्पीड आएगा तो अपने को एक्सीडेंट के चांस होंगे कि नहीं होंगे? तो आप में से कई धुरंधर ऐसे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे एक्सीडेंट का क्या मामला है। एक्सीडेंट का मामला ये है कि अर्थक्वेक अगर 7 इंटेंसिटी पे आएगा, अगर अर्थक्वेक 7 इंटेंसिटी के ऊपर आएगा तो वो ज्यादा खतरनाक है, एक्सीडेंट का खतरा है। इसका मतलब 6 तक सेफ है। तो तुर्की में कितना आया था, 7.8। तो बताओ डिस्ट्रैक्शन था कि नहीं था? अगर इतिहास के पन्नों उठा के देखें तो इतिहास के पन्नों में हमें ये मालूम चलता है कि पिछले 100 सालों में सबसे भयंकर 2 भूकंप आए हैं। सबसे पहले ईयर 1960 में, 1960 में चिली नाम का देश है जिसको चाइली भी कहते हैं, वहां पे भूकंप आया था जो कि 9.5 मैग्नीट्यूड का था। बताओ बच्चों क्या कसर रहेगी, 0.5 की कमी रही है। इतना खतरनाक मतलब ताश के पत्तों की तरह घर धाराशाही हो गए वहां पे, 9.5। अगर दूसरे भूकंप की बात करें तो 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है, वहां पे भूकंप आया था। उस भूकंप की कितनी तीव्रता थी, 9.5 में से 0.4 माइनस कर दो, कितने बचे, 9.1 मैग्नीट्यूड का वहां पे आया था अर्थक्वेक, जो बहुत ही खतरनाक अपने आप में था, जिसका असर इंडिया में भी देखा गया था। याद होगा आपको 26 दिसंबर 2004। कुछ बच्चे तो पैदा भी नहीं हुए थे शायद उस टाइम आप में से। 4.5 के बाद की मॉडल हो गया, ठीक है। तो बच्चों एट लास्ट एक पॉइंट और है कि अर्थक्वेक कितने टाइप के होते हैं।
अर्थक्वेक 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। सबसे पहला जो है, जो इसमें हमने जिक्र की थी, वो है टेक्टोनिक टाइप, जो सबसे कॉमन है और सबसे खतरनाक है। तो गुड़िया एक बार अपना नाम बताएगी और क्लास बताएगी। झलक फ्रॉम क्लास 8B। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। तो मैंने सबसे पहले बताया टेक्टोनिक टाइप। तो टेक्टोनिक के भी 3 टाइप है। कितने हैं? 3। सबसे पहला होता है कन्वर्जेंट। अभी हमें एक्शन करके दिखाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप इसके एक्शन को देखना समझ सकते हो आप इससे। तो सबसे पहले होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है? प्लेटें पास, ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें पास आ रही है, वापस एक बार परफॉर्म करो, ये प्लेटें पास आ रही है, पास आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जेंट हो गया। दूसरा होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होती है? डाइवर्जेंट में प्लेटें कैसे जाएंगी? दूर जाएंगी। डाइवर्जेंट में होता है प्लेटें दूर जाएंगी। तीसरा टाइप का होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म टाइप होता है। ट्रांसफॉर्म में क्या होती है? ट्रांसफॉर्म में मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मुश्किल होगा इनके लिए एक्सेप्ट करना, क्योंकि काफी थोड़ा जटिल सा है, बाकी बहुत बड़े बेटा यू है उसी। देखो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा? ट्रांसफॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे सपोज करो आप इस तरफ फेस हो, साउथ की तरफ फेस कर रखा आपने, आपकी तरफ एक तीर आ रहा है, आपकी तरफ एक तीर आ रहा है, और आपकी तरफ भी एक तीर आ रहा है स्टेज वालों के लिए। तो समझ गए? आमने सामने, लेकिन पैरेलल ऐसे आएगा, ठीक है? उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म टाइप होता है। तो ये 3 टाइप होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मेरी छोटा सा जो प्रयास था वो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। और जो तीसरा टाइप है बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तीसरा जो पॉइंट है वो मिस हो गया था आपसे। तीसरा मेन मेड टाइप। तो क्या मेन मेड टाइप भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मेन मेड में क्या होता है? मेन मेड में इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ईयर 1974 और 11 मई 1998, जिस दिन टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं 11 मई को, 1998 में पोखरण में हमने क्या किया था? परीक्षण किया था। तो पोखरण का जो परीक्षण था वो क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट कह सकते हैं। वहां पे जो क्या हुआ था? एक्सप्लोजन हुआ था। उस वजह से क्या होगा? उस वजह से भी तो प्लेटें हिलेंगी, तो उस प्लेटों की वजह से उसको कहते हैं मेन मेड। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से 360 डिग्री प्रयास किया आपको समझाने का। अच्छा, 360 डिग्री से याद आया, अपना YouTube चैनल भी है MSIS 360 डिग्री कवरेज। अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हो। थैंक यू एंड धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।